और अब आगे की अपनी यात्रा में लेखिका ने देखा स्कूल से लौटते हुए बच्चों को। तो लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिनके बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, काम करवाते हैं। वे आगे बढ़ते जा रहे थे और खतरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते और ज्यादा संकरे होते जा रहे थे और रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी। और चाय के बागानों में उन्होंने कुछ युवतियों को काम करते हुए देखा। तो सूरज ढल रहा था और उसी समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी और वहां का दृश्य देखा कि चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, यानी कि सिक्किमी जो परिधान होता है उसको पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देखकर मंत्र मुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था। तो यानी कि वो उन लड़कियों का जो सौंदर्य था वो लेखिका के लिए बहुत ही असहनीय था। अब आगे युमथांग पहुंचने के लिए लेखिका को लायुंग में पड़ाव डालना था। तो वहां का अब वो वर्णन करती हैं। युमथांग पहुंचने के लिए उन्हें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के घर में वे ठहरे और अपनी सुस्ती दूर करने के लिए लेखिका हाथ मुंह धोकर तिस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। धीमी धीमी हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, बाहर परिंदे और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। लेखिका की आंखें अनायास ही भर आईं। इतने अधिक सौंदर्य को देखकर यूं ही लेखिका की आंखें अनायास ही भर आईं और उसने महसूस किया, उसने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे उसके भीतर उगने लगा। वही सुख है, शांति है, सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। तो लेखिका को इन क्षणों में संपूर्णता का एहसास हो रहा था। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य यानी कि क्षमा न करने योग्य अपराध किया है। तो लेखिका के अनुसार प्रकृति की जो लय है ताल है उसको आज की पीढ़ी ने खिलवाड़ करके उसके साथ बहुत ही गलत किया है। इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। अंधेरा होने से पहले लेखिका किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची और बहते पानी को उसने अपनी अंजलि में भरा और प्रार्थना की कि उसके भीतर का सारा हलाहल यानी कि जहर और उसके भीतर की सारी तामसिकता यानी कि बुरी इच्छाएं और दुर्वासनाएं सब इस बहती धारा के साथ ही बह जाएं। और रात धीरे धीरे गहराने लगी। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने जैसे उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगी और लेखिका की 50 वर्षीय सहेली मणि भी नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। लायुंग की सुबह वह टहलने निकली। वह बर्फ की तलाश में थी कि कहीं बर्फ मिल जाए, लेकिन उसे कहीं बर्फ नहीं मिली। हालांकि वह सी लेवल यानी कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, फिर भी उन्हें वहां पर बर्फ दिखाई नहीं दी। तो घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है और 500 फीट की ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। तो अब लेखिका ने कटाव की ओर सफर शुरू किया।
कटाव का रास्ता बहुत खतरनाक था और उसके ऊपर धुंध और बारिश। तो बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां भी लिखी हुई थी कि इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। इस तरह की चेतावनियां लिखी हुई थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। कटाव के करीब पहुंचे तो नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, यानी कि बहुत खूबसूरत जगह है। और आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिखी। सब सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर फोटो खिंचवा रहे थे और लेखिका फोटो खिंचवाने की बजाय उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के उस डार्क रूम में इसे फिर देख सके। वह सोच रही थी कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। तो लेखिका कहती हैं कि ऐसे ही दिव्य क्षणों में हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी रहें यह महामंत्र पाया होगा। ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तो ऐसा सौंदर्य था वहां का कि अगर इस क्षण इस सौंदर्य के बीच अगर कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी हो तो उसके हृदय में भी करुणा का वास हो जाएगा, वह भी महात्मा बुद्ध के समान करुणा का अवतार बन जाएगा। और दूसरी ओर लेखिका की सहेली भी दार्शनिकों की तरह बातें कर रही थी। तो लेखिका के ऊपर तो वहां के सौंदर्य का जादू चल ही रहा था, लेकिन उसकी सहेली मणि भी उससे उस सौंदर्य से अछूती नहीं थी। वह भी फिलोसोफर्स के समान दार्शनिकों की भांति बातें कह रही थी। और क्या कह रही थी कि देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है, यानी कि हमारे सूखे गलों को तर कर देती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। तो इस तरह से नदियों का, हिम शिखरों का हम पर कितना उपकार है। तो इस तरह से लेखिका की सहेली भी नदियों का और हिम शिखरों के उस उपकार को मानती है और उनके प्रति सम्मान प्रकट करती है। और अब थोड़ी ही दूर पर है चीन की सीमा। तो वे कुछ और आगे बढ़े और फौजी छावनियां दिखी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। -15 डिग्री है। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका उदास हो गई और सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे, ये हमारे जवान पोष और माघ के महीने में, उस महीने में जब सब कुछ जम जाता है, यानी कि बहुत अधिक सर्दी वाले जो महीने होते हैं पोष और माघ, तब कैसे ये जवान हमारे वहां तैनात रहते होंगे, कैसे सारे काम करते होंगे। तो इस तरह से लेखिका उनके बारे में सोचकर उदास हो गई। अब लायुंग से यूमथांग की ओर वे चले। तो लायुंग से यूमथांग की ओर बढ़े। यहाँ एक नया आकर्षण जुड़ गया था और वह क्या था? ढेरों प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। ये रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास थोड़ा कम था। इन घाटियों में उन्हें बंदर भी दिखाई दिए। उनकी जीप जब यूमथांग पहुंची तो थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि यूमथांग आना चाहती थी। लेखिका का जो मेन जो लक्ष्य था वह यूमथांग आना ही था। बीच में उसका मन हुआ कि बर्फ देखे, तो बर्फ देखने के लिए कटाव चले गए। ठीक है, तो अब वह यूमथांग पहुंच गई है और थोड़ी सी निराशा हुई है वहां पहुंचकर। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक पहुंचने का सफर। वहां चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूं। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। और लेखिका को ये बहुत अच्छा क्यों लगा? क्योंकि सिक्किम पहले एक स्वतंत्र
रजवाड़ा था। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद कई रजवाड़े थे जो भारत में शामिल हुए, तो उसमें से एक सिक्किम भी था जो बाद में भारत में शामिल हुआ था। और इसलिए लेखिका को उस युवती का, जो महिला थी, उसका जवाब बहुत अच्छा लगा कि मैं इंडियन हूँ, तो वह अपने आप को इंडियन कहती है। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। जितेन भी तरह तरह की जानकारियां उसको दे रहा था और कह रहा था कि मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। और करीब 3 से 4 किलोमीटर के बाद ही उसने फिर से उंगली दिखाई मतलब इशारा किया। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है और यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो हम लोग यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। ये बातें कौन बता रहा है लेखिका को? जितेन, वहाँ के बारे में। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। तो जितेन बता रहा है कि भाई यहाँ ये एरिया है, 1 किलोमीटर का एरिया, इसे खेदुम कहते हैं और यहाँ देवी देवताओं का निवास है और यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसी मान्यता है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। और हम गैंगटॉक को गैंगटॉक नहीं कहते, गंतोक कहते हैं। तो जितेन गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता की सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। तो पहले सिक्किम टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ठीक है। तो शेखर दत्ता, कैप्टन शेखर दत्ता की सोच के अनुसार यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया और नए नए रास्ते बनाए गए। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। तो इस तरह से लेखिका ने अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, यह तो था पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जो लेखिका मधु कांकरिया की सिक्किम यात्रा से संबंधित था। हालांकि ये पाठ थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में मुश्किल लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये पाठ आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।